Hello everyone, welcome back to your own channel. I'm your friend Smriti, and today here in this session we are going to discuss our last but not the least topic from this chapter, that is chapter number 4, Heat, from class 7th, and we are referring here NCERT science book इन इंग्लिश मीडियम। तो मैं इंग्लिश मीडियम की जो है इंग्लिश की आपकी साइंस की बुक रेफ़र कर रही हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी हम यूज़ कर रहे हैं और एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको साथ साथ में इसको एक आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हुए चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे और एक अच्छे से इसको कवर करेंगे इस चैप्टर को, हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट और इसके साथ जुड़ी हुई जो टर्म्स थी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर्स। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन उनकी नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, एक तो ये 7th क्लास के बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई साइंस में इंटरेस्टेड है, जो साइंस को सीखना चाहता है, जानना चाहता है, तो वो भी मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In our last session we have left our class here with this topic, the last topic, and in the last topic we have left the session with this activity 4.9। तो हम 4.9 तक कवर कर चुके थे सभी टॉपिक्स को। तो अब हम 4.9 एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो किस तरह से होती है, वही हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ तक, और उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करके देख रहे थे। तो यहाँ पे हम 4.9 एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि इसमें हमने क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आपने मेरे सेशन को अभी तक इससे पहले वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन पर विजिट कीजिए, मेरे चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर 8th क्लास की ये 7th क्लास की वीडियो है, तो 7th क्लास की प्लेलिस्ट बनी होगी, हर क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी होगी। तो आपने प्लेलिस्ट में जाना है, चैप्टर को वहाँ से ओपन करना है वीडियोस को और वहाँ से वॉच कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 4.9 को। लाइट ए कैंडल, आपने क्या करना है, एक कैंडल जलानी है। ठीक है, कीप वन हैंड ओवर द फ्लेम, आपने जब आप ऐसे कैंडल जलाओगे तो उसके ऊपर आपने फ्लेम के ऊपर अपना हाथ रख देना है। एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हाथ को फ्लेम के साइड में रखना है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, तो क्या आपके हाथ, दोनों ही हाथ एक कैंडल के ऊपर है और एक कैंडल के साइड में है, क्या दोनों को बराबर हीट मिलेगी, क्या वो बराबर गर्माहट फील करेंगे? इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई, अगर ऐसा नहीं होता तो कौन सा हाथ ज़्यादा गर्माहट फील करेगा, जो ऊपर रखा हुआ है कैंडल के या फिर जो साइड में है? आपने ऐसा रख नहीं लेना है, उसको बस करके देखना है 2 सेकेंड के लिए, तो आप देख पाओगे उसमें ही कि आपको कहाँ पर ज़्यादा हीट फील हो रही है। बी केयरफुल, आपने ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। कीप योर हैंड्स एट ए सेफ डिस्टेंस, एक सेफ डिस्टेंस पर रखना है, ऐसा नहीं कि आप हाथ को ही जला लो वहाँ पर, फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, तो आपके हाथ जले ना, इस तरह से आपने हाथों को रखना है उस फ्लेम के ऊपर एंड साइड में। देखो आपको फिगर में दिखाया गया ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। कन्वेक्शन जो है आपके एयर में भी होता है, तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया, ये कैंडल के ऊपर है हाथ और देखो फ्लेम से दूर रखा हुआ है ताकि बर्न ना हो, जले ना हाथ, और ये साइड में है। अब इससे आपको बताया गया नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप, ये नोटिस करो कि टॉप की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ, द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, जो एयर हीटेड हो रही है, गर्म हो रही है, वो कन्वेक्शन की वजह से हो रही है। ठीक है, हम प्रीवियस क्लास वीडियो में ये कन्वेक्शन जो है फिनोमिना डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, और इसी वजह से आपका हाथ जो गर्म फील कर रहा है, क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है वहाँ पे। ऑन द साइड्स, जबकि साइड्स में हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन, वहाँ पर कोई भी कन्वेक्शन नहीं हो रहा होता। एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप, और एयर इतनी गर्म भी नहीं होती जितनी कि ऊपर की तरफ होती है, यानी कि साइड्स में जो है ना एयर कैंडल के साइड में इतनी गर्म नहीं होती जितना ऊपर की तरफ होती है। कैंडल के ऊपर वाला एरिया, उसमें जो आपकी एयर होगी वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगी और ज़्यादा गर्म होगी। ठीक है, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं, एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, वहाँ पर वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय पर, द लैंड गेट्स हीटेड, जो लैंड होती है, उनकी जो धरती होती है वो आपकी गर्म हो जाती है, जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, फास्टर देन द वाटर, वाटर की बजाय
जो धरती है वहाँ की लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर, जो एयर है उस लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो ज़्यादा गर्म हो जाती है एंड राइजेज अप, और ऊपर की तरफ उठने लग जाती है क्योंकि गर्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड, और तब वो जो आपकी एयर सी की तरफ है जो कि ठंडी है अभी, वो कहाँ आने की कोशिश करेगी, लैंड की तरफ आने की कोशिश, क्योंकि लैंड से एक लैंड है वहाँ का एरिया, ये जो एयर है ये जल्दी गर्म हो रही है, गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसके इधर मान लो सी है, वहाँ पे ठंडी एयर्स हैं, जब ये गर्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो ये एरिया खाली हो जाएगा और यहाँ से जो है एयर यहाँ आने लग जाएगी, ठंडी एयर्स यहाँ आने लग जाएगी लैंड की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ आने लग जाती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, और जो एयर गर्म एयर हो जाएगी वो आपकी सी की तरफ जाने लग जाएगी। कंप्लीट द साइकिल, ठीक है। तो अब ये ठंडी यहाँ आ रही है तो ये एरिया खाली हो गया, अब ये यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से साइकिल कंप्लीट हो जाता है। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज, और जो एयर सी की तरफ से आ रही होगी, ठंडी हवाएं जब आपके समुद्र की तरफ से आ रही होंगी तो उसको सी ब्रीज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो इसमें सी ब्रीज तब होता है जब आपकी लैंड से गर्म एयर ऊपर की तरफ उठती है तो सी की तरफ से ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आती है, और जो वो फ्लो हो रहा होता है एयर का तो उसी को सी ब्रीज कहा जाता है, ठीक है। कि जो एयर आपकी सी की तरफ से आ रही है उसी को सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, इस सी ब्रीज की ठंडी हवाओं को लेने के लिए द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। तो जो विंडोज़ बनी होती है ना कोस्टल एरियाज़ में, तो वो इस तरह से बनी होती है कि जो उनकी विंडो है वो सी की तरफ हो, समुद्र की तरफ हो, ठीक है, ताकि वो ठंडी हवाएं डायरेक्ट उनके घरों के अंदर जाएं। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, जबकि रात के समय पर ये उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, जो वाटर है अब जो समुद्र का जो पानी है जो अब गर्म हो गया है, गर्म की हवाएं इधर गई हैं या फिर सूर्य की रोशनी की वजह से जो वो गर्म हो गया है अब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, जबकि लैंड की एयर जल्दी ठंडी हो जाएंगी। तो ये जो कूल एयर्स हैं मूव्स टूवर्ड्स द सी, ये अब ठंडी उसकी समुद्र की तरफ जाएंगी और यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी तो ये खाली एरिया हो जाएगा यहाँ पे, तो ये लैंड से ठंडी हवाएं इधर जाएंगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और इसी को लैंड ब्रीज कहा जाता है। देखो इसने क्या बताया कि सी ब्रीज जो है ना डे टाइम में होता है और लैंड ब्रीज जो है नाइट टाइम में होता है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जो सी ब्रीज होता है ना वो फ्लो दिखाता है ठंडी हवाओं का समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ, ठीक है। और ये कब होगा, जब गर्म हवाएं दिन के समय में, जब गर्म हवाएं जो लैंड से ऊपर की तरफ जाएंगी यहाँ का एरिया खाली होगा और सी की तरफ से ठंडी हवाएं इधर आएंगी। अब जो ठंडी हवाएं इधर आ रही है ना लैंड की तरफ, इसी को सी ब्रीज बोला गया है, ठीक है। लेकिन नाइट के टाइम में क्या होता है कि जो पानी होता है ना समुद्र का जो गर्म हो गया है सूर्य की रोशनी के जैसे दिन में, अब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है। अब जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसकी जो गर्म हवाएं होंगी, भाप वगैरह होगी जो गर्म पानी से, वो ऊपर की तरफ जाएंगी और ये एरिया खाली हो जाएगा, ठीक है। एयर यहाँ पे कम होगी तो लैंड की तरफ से जो कि जल्दी ठंडा हो जाता है उस तरफ से ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ आएंगी। तो अगर लैंड की तरफ से समुद्र की तरफ आ रही हैं तो वो लैंड ब्रीज है, और अगर समुद्र की तरफ से आपकी लैंड की तरफ आ रही हैं तो वो लैंड ब्रीज है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ब्रीज किसे कहा गया, ठंडी हवाओं के बहने को, द फ्लो ऑफ द कूल एयर। तो हम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सूर्य की रोशनी में बाहर आते हैं, वी फील वार्म, तो हम गर्माहट महसूस करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, क्या आपको पता है कि जो ये हीट होती है, जो गर्माहट होती है, जो ऊष्मा होती है, हम तक कैसे पहुँचती है। तो एक एनवायरनमेंट को क्रॉस करना होता है ना, उसको एक जो एयर्स की जो लेयर्स होंगी हमारे एनवायरनमेंट में उसको क्रॉस करके वो हम तक पहुंचती होंगी। इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन की वजह से हम तक नहीं पहुंच सकती। एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब हमारे एनवायरनमेंट में तो लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए यूनिवर्स में तो स्पेस में जो है ना बहुत एयर्स नहीं होती, ठीक है, एयर ही नहीं होती वहाँ पे, तो वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता। इसी वजह से वो कन्वेक्शन और कंडक्शन की वजह से हम तक नहीं पहुँच सकते। जहाँ पर
अगर जो मैंने अभी बताया कि हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे आसपास का है ट्रोपोस्ट्रेटो, ये जो आपके स्फीयर होते हैं इनमें एयर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ से कंडक्शन और कन्वेक्शन तो पॉसिबल है। लेकिन जहाँ पर सूर्य है, अब ब्रह्मांड में यूनिवर्स में स्पेस भी है ना, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर कोई एयर नहीं है, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है जहाँ से कंडक्शन या कन्वेक्शन हो सके। तो वो तब हम तक हीट कैसे पहुंचती है, अगर ये बात उठाई जाए। अब देखो ये फिगर में आपको दिखाया गया सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिजेस में वही चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने अभी डिस्कस की थी, ठीक है। ठंडी हवाओं का गर्म हवाओं की तरफ, गर्म जगह की तरफ बहना ब्रिज कहलाता है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है जिससे सन की जो गर्माहट है, हीट है, वो हम तक पहुँचती है, ये हम तक पहुँचती है रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। रेडिएशंस होती हैं जिनके द्वारा हम तक सूर्य की हीट पहुंचती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो इस रेडिएशन को ट्रांसफ़र होने के लिए, यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन, रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है जो हम तक पहुंचती है, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो ये कभी भी हो सकता है, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तब भी रेडिएशन बहेंगी, अगर नहीं होगा तो भी, ठीक है। वैन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, अगर हम एक रूम हीटर के सामने बैठ जाएं, ठीक है, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हमें जो हीट मिलेगी वो इसी प्रोसेस से मिलेगी क्योंकि वहाँ पे रेडिएशंस होंगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कोई गर्माहट जो है आप फील करोगे सूर्य की तरफ से आ रही हो या फिर कोई भी, तो ये आपकी रेडिएशंस की वजह से होगी। ए हॉट यूटेंसिल्स kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation। जो एक गर्म यूटेंसिल, एक गर्म बर्तन है, उसको हम फ्लेम से दूर रख देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र कर देता है हीट को, ये ऊष्मा का स्थानांतरण कर देता है सराउंडिंग में, अपने आसपास के वातावरण में, बाय रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा वहाँ से रेडिएशंस निकलेंगे। आपने देखा होगा जो गर्म पानी होता है वहाँ से भी गर्म भापें निकलती हैं, अगर आप उसके ऊपर हाथ डालोगे तो वो रेडिएशंस हैं जो आपको फील हो रही होंगी, जिसकी वजह से गर्माहट फील हो रही होगी, ठीक है। आवर बॉडी टू, और हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये भी गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, ये भी अपने सराउंडिंग में हीट्स छोड़ता है, ठीक है, हीट देता है। एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और सराउंडिंग से हीट महसूस भी करता है रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, और जितनी भी गर्म वस्तुएं होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, वो हीट को रेडिएट करती हैं, ऊष्मा को रेडिएट करती हैं। वैन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी भी वस्तु पर गिरती है, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो इसका कोई एक पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ए पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, इसका कोई पार्ट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, अभी जो हीट रेडिएट हो रही है किसी भी गर्म बॉडी से, तो वो आपका ट्रांसमिट भी हो सकता है और वो किसी वस्तु के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। अब ठंडी वस्तु है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, और वो ट्रांसमिट भी हो सकता है एक मीडियम से दूसरी जगह, एक वस्तु से दूसरी जगह, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, जो टेम्परेचर है किसी भी वस्तु का वो इंक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाई, नेक्स्ट है, वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। तो आपको ये सलाह क्यों दी जाती है कि जब भी आप सन की रोशनी में बाहर जाओ, सूर्य की रोशनी में बाहर जाओ, तो आपको एक अम्ब्रेला यूज़ करना चाहिए, आपको एक छाता यूज़ करना चाहिए। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। नेक्स्ट आपको क्यों दिया जाता है? ताकि आप रेडिएशन से बच सको, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आजकल बोल देते हैं कि अगर आप जाते हो टैनिंग हो जाएगी, स्किन जो है ब्लैक हो जाएगी, डेड सेल्स हो जाएंगी स्किन पर, तो अम्ब्रेला हम यहाँ पर इसीलिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो स्किन है, हम जो है ज़्यादा रेडिएशन से बचें, ठीक है, हमें बर्निंग ना हो हमारी बॉडी पर। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, तो हम गर्मियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हम गर्म दिनों में वुलन कपड़े ज़्यादा डालते हैं, ठीक है, ताकि हम बाहर के टेम्परेचर जो ठंडा है मौसम है उससे बच सके। और गर्मियों के टाइम पर हम सूती वस्त्र ज़्यादा डालते हैं, कॉटन के वस्त्र ज़्यादा डालते हैं, ताकि हमारी बॉडी से अगर हमारे आसपास गर्माहट है तो वो स्वेटिंग के रूप में जो हमारी बॉडी से निकल सके, पसीना जो है वो आसानी से सूख सके, इवेपोरेशन उसका अच्छे से हो सके,
और हमें गर्मी ना लगे, हम कूल फील करें। आपको सभी को पता है हमें जो कूलनेस फील होती है वो इवापोरेशन की वजह से होती है, राइट। तो देखिए यू नो दैट इन समर, कि आप सभी जानते हो कि गर्मियों के दिनों में वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, तो हम हल्की कलर के कपड़े डालना पसंद करते हैं। एंड इन विंटर, और गर्माहट या ठंड के दिनों में वी यूजअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स, तो हम ठंड के दिनों में गहरे रंग के कपड़े डालना पसंद करते हैं। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है, लेट अस फाइंड आउट। चलो हम पता करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ द एक्टिविटी 4.10। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें समर में लाइट कलर के कपड़े चाहिए होते हैं और विंटर में हमें डार्क कलर के कपड़े चाहिए होते हैं। टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस, आपने 2 एक ही तरह की टीन की कैंस लेनी है। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। अब आपने क्या करना है, टीन की कैन ली, टीन के 2 डब्बे लिए, उनके आउटर सरफेस को पेंट कर देना है, एक पर ब्लैक और एक पर वाइट। Pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। आपने क्या करना है, अब उनमें इक्वल अमाउंट में वाटर डालना है, ठीक है। नाप तोल करके एक सार सा पानी डालना है दोनों में, और उनको 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मिड डे में यानी कि दोपहर के समय में सन की रोशनी में रख देना है, सूर्य की रोशनी में रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब आपने दोनों ही कैन में जो टेम्परेचर है पानी का उसको मेज़र करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, तो क्या आपको कोई टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा ना। आप ये करके देखना, आप देखोगे कि जो डार्क कलर था, जो ब्लैक कलर था जिस टीन के डब्बे पर, उसमें जो पानी होगा उसका टेम्परेचर जो होगा हाई होगा, ठीक है, वो ज़्यादा गर्म होगा आपका। सॉरी। विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, तो कौन से कैन के अंदर, विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, तो कौन से कैन में जो वाटर जो है वार्म गर्म होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैंस, तो आप ये जो डिफरेंस है इवन उस पानी को फील करके भी कर सकते हो, ठीक है, उसको टच करके भी फील कर सकते हो कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। ये आपको फिगर में दिखाया गया 4.12 में, कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस, ये ब्लैक सरफेस, ये वाइट सरफेस, तो ये आपका ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा वाटर, ठीक है, जबकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल सा ही रहेगा, ये ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। एक्टिविटी 4.11 अगर देखें तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमने करना है फिल द 2 कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10। आपने 4.10 में जो ये 2 कैंस यूज़ की हैं यही कैंस लेनी है और इनको दोनों को फिल कर देना है विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर पर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी को आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है दोनों ही कैन के अंदर। लीव द कैंस इन ए रूम और इन ए शेड, आपने उन कैंस को एक कमरे में या फिर परछाई में रख देना है, कहीं छाया में रख देना है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, आपने टेम्परेचर को नोट डाउन कर लेना है पानी के 10 या 15 मिनट तक, ठीक है। 10 या 15 मिनट के बाद जो है टेम्परेचर को नोट करोगे। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, तो क्या टेम्परेचर जो है उनका एक साथ ही गिरेगा दोनों कैन में। कौन सा वाटर है जो जल्दी ठंडा होने वाला है, तो वही ठंडा होगा ना जिसका वाइट सरफेस है। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स, तो ये एक्टिविटी आपको सजेस्ट करती है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि हमें वाइट कलर डालना है या फिर लाइट कलर डालना है या फिर हमें डार्क कलर डालना है, कौन से मौसम में हमें कौन सा कलर डालना सही रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। ये एक्टिविटी ऐसे आपको पता लग गया होगा। देखो अब क्या किया गया ना कि अगर हमारी बॉडी क्या होती है ना कि विंटर के टाइम पे हमारी बॉडी गर्म होती है, ठीक है, और जैसे हमने अब सेकंड एक्टिविटी जब ये की थी तो हमने यहाँ पर देखा कि हम दोनों कैन के अंदर गर्म पानी डालते हैं। मान लो वो जो दोनों कैन है ना वो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर गर्माहट ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर ठंडा है, तो कौन सी बॉडी। अब मैंने एक तरफ अब मैंने यहाँ पर काले कपड़े डाले हुए हैं, ठीक है, और एक तरफ एक ने वाइट कपड़े डाले हुए हैं, तो ज़्यादा ठंडक कौन महसूस करेगा, डार्क कपड़े डालने वाला या लाइट कपड़े डालने वाला। लाइट कपड़े डालने वाला ज़्यादा ठंडक महसूस करेगा क्योंकि टेम्परेचर जो है इसका जल्दी एनवायरनमेंट के जैसा हो जाने वाला है, और जबकि जिसने डार्क कपड़े डाले हुए हैं उसकी बॉडी से हीट बाहर नहीं जा पाएगी।
ट्रांसफ़र जो नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक कलर तो वैसे भी बोला जाता है कि ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है, कि इसमें हीट जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो देखिए, इन समर द डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर, तो क्या हम समर में डार्क कलर डालेंगे कपड़ों के? डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर, जो डार्क सरफेसेस होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। और इसी वजह से विंटर के दिनों में, सर्दियों के दिनों में हम डार्क कलर के कपड़ों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन दैम, जो लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी जैसे एक शीशे पर रोशनी गिरती है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना दूसरी तरफ, उसी तरफ, ठीक है। तो इसी तरह से जो लाइट कलर है ना वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते, जाने नहीं देते। Therefore we feel more comfortable wearing them in the summer, इसी वजह से लाइट कलर क्लॉथ्स को हम समर के दिनों में पहन के ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, कि ठंड के टाइम में जो हमारे वुलन के कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। इन द विंटर्स, ठंड के दिनों में, ठंड में वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, हम वुलन के कपड़े यूज़ करते हैं, उनके कपड़े बने हुए यूज़ करते हैं। वुल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी वुल होती है ना, जो हमारी ऊन होती है, वो हीट की पुअर कंडक्टर होती है, यानी कि ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली ट्रांसफ़र नहीं होने देती। मोर ओवर, इसके अलावा देर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, जो वूल फाइबर्स होते हैं, जिस रेशे से वो हमारी वुलन बनी हुई है, वो ऊन बनी हुई है, तो उनके बीच में जो एयर है ना वो ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है, ईजिली नहीं निकल पाती। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट, और ये एयर है ना वही हीट के फ्लो को प्रिवेंट करती है, कि उसको नहीं निकलने देती, फ्लो को नहीं होने देती हीट के फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, हमारी बॉडी से बाहर के ठंडे वातावरण में हीट को ये एयर जो फंसी हुई है उन वुलन फाइबर्स के बीच में वो नहीं पास आउट होने देती। यानी कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये बोली गई है इसमें कि जो हम वुलन यूज़ करते हैं सर्दियों के टाइम पे, वो हमें गर्म इसलिए रखती है, अंदर से हमें गर्म इसलिए महसूस होता रहता है क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई है, बाहर का ठंड लो होता है, और वो जो हाई टेम्परेचर हमारी बॉडी का वो मेंटेन रहता है, वहाँ से हीट जो है बाहर नहीं जा पाती, ठीक है, उस वुलन क्लॉथ से बाहर नहीं जा पाती। सो वी फील वार्म, और इस वजह से जो है हम गर्माहट महसूस करते हैं विंटर के टाइम पर। अगर वुलन क्लॉथ हम डालते हैं तो इसी वजह से हमें गर्माहट फील होती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस, अगर आपको एक चॉइस दी जाए इन विंटर ऑफ यूजिंग आदर वन थिक ब्लैंकेट, कि आप या तो एक गर्म ब्लैंकेट यूज़ कर लो और टू थिन ब्लैंकेट्स, या फिर दो पतली ब्लैंकेट्स यूज़ कर लो जॉइंट टुगेदर, जो कि जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई, तो आप क्या चूज़ करोगे और क्यों करोगे? रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, और ये हमेशा याद रखो कि जो वो आपको दो ब्लैंकेट दी जाएंगी उनके बीच में एयर रहेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? सेकंड वाला, जो पतली बेशक हो लेकिन दो होंगी तो वो हमें ज़्यादा गर्म रखेंगी, बजाय इसके कि हम एक थिक ब्लैंकेट यूज़ करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दो ब्लैंकेट्स होंगी ना उनके बीच में एयर, ये खुद ही बता रहा है कि एयर होगी। अब वो जो एयर यहाँ पर प्रेजेंट है ना, वो ना तो इधर जा पाएगी और ना ही इधर जा पाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हमारी बॉडी है तो ये टेम्परेचर, अगर ये यहाँ से हीट ट्रांसफ़र भी होती है इसी एरिया तक जा पाएगी, इससे बाहर नहीं जा पाएगी, तो वो हमें ज़्यादा गर्माहट देगी, ठीक है। और अगर एक हमारे पास ठीक है ब्लैंकेट, तो यहाँ पे हमारी बॉडी है, तो अगर इसने हीट दे भी दी तो क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये हमें ज़्यादा गर्म रखेगी बजाय इसके, तो हम सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ, आपको ये थिक वाला ब्लैंकेट लेना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन डियर फ्रेंड्स। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट वुड बी चैप्टर नंबर 5th from class 7th. So if you like my videos, then please do like, comment and share my videos with your friends also, and also subscribe my channel. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you.